यूपी में नेताजी को नवाबी छाई। बिहार में बेरोजगारों की बाढ़ आई। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। पहली बार बिहार में ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है जिसमें 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। पहाड़ों पर बारिश ने तबाही मचाई। प्रज्ञान ने चांद की कहानी सुनाई। लैंडर मॉड्यूल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। तो ये उन 4 बड़ी खबरों की झलकी आपने देखी जिसके बारे में अब हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज बात होगी यूपी के नेताओं पर छाई नवाबी की, क्योंकि जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही उन्हें देखकर लग रहा है कि मानो उत्तर प्रदेश के माननीय भूल गए हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, नवाब नहीं है। दूसरी खबर में बात करेंगे बिहार में बेरोजगारी के आलम की। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी है। जितने पद नहीं उससे ज्यादा अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं और अव्यवस्थाओं के चलते दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। तीसरी खबर में बात होगी हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की मुसीबत की। कैसे तीसरे टर्म में आसमान से बरसती आफत के बाद पहाड़ पर कोहराम मचा हुआ है। और आज की आखिरी खबर में हम बात करेंगे चांद की धरती पर भारत की चहलकदमी की। आपको बताएंगे आखिर करीब 18 घंटे से मून पर क्या कर रहा है प्रज्ञान। हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। संजय त्रिपाठी से जानेंगे कि यूपी में नेताओं के नवाबी ठाठ पर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे। बिहार में बेरोजगारों की भीड़ से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे शशांक कुमार। और सचिन बताएंगे मौसम की मार झेल रहे हिमाचल के हालात अभी कैसे हैं, इसके लिए जिम्मेदार आसमान है या फिर इंसान। और श्रीनिवास के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे चांद पर पहुंचे प्रज्ञान ने 18 घंटे में कौन कौन सी तस्वीरें दिखाई हैं और उसके क्या मायने मतलब हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से खबर आ रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बीच बद इंतजामी का आलम देखने को मिला है। राजधानी समेत शहर शहर दिखी है भीड़। स्टेशन बस स्टैंड पर लाखों छात्र जमा नजर आए। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके के हालात हैं। बद इंतजामी के बीच जैसे तैसे छात्र एग्जाम देने तो पहुंच गए, लेकिन परीक्षा देने के बाद छात्रों ने क्या कहा देश को वो भी सुनना चाहिए। हम लोग सर स्टेशन पर रुक कर एग्जाम दे रहे हैं। होटल से बहुत महंगा, सब होटल। छोटा बेंच था, उसमें 2 आदमी को बैठाया गया था। लगे नहीं रहा, हो रहा था कि एग्जाम हो रहा है बीपीएससी का। हो रहा था जब 2 को नजदीक बैठेगा तो नकल हो भी करेगा, लोग मिला के। आयोग द्वारा बोला गया था कि आपके मतलब क्वेश्चन मतलब ओमआर शीट जो होता है अपने सामने सील कराने के लिए मेरा रूम नंबर 3 में पढ़ा गया था। हम बोले हैं सील नहीं किया गया है, लेके भाग गया है लोग। पूरी तरह से बहुत टफ क्वेश्चन था जो हम लोगों से थोड़ा भी नहीं बना है। ये तो अभ्यर्थियों का दर्द आपने सुना। आगे बढ़े उससे पहले 2020 का तेजस्वी यादव का एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि नौजवानों की भारी भीड़ में मंच से तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, यह आज उन अभ्यर्थियों को जरूर पूछना चाहिए जिन्होंने उनके वादों के भरोसे ही अलग अलग शहरों में परीक्षा देने के लिए वो वहां पहुंचे। मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वालों को लोगों ने देखा है, जाना है। देखिए नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, उनके बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और आज जो हम बात कर रहे हैं वो आंकड़ों की जुबानी बात कर रहे हैं। आपके सामने तमाम तथ्य मैं पहुंचाना चाहूंगा। बिहार बेरोजगार है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए वहां पर बेरोजगारी का क्या आलम है। पद 1,70,461 और अभ्यर्थी देखिए 8,15,000। और उसके बाद बद इंतजामी का क्या आलम था वो तस्वीरें तो आपने देखी ही, अभ्यर्थियों की जुबानी, उनका दर्द भी आपने जाना है। ये देखिए यहां पर अब जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती का जो हाल है बिहार में, टीचर्स का हाल आप देखिए। कितने काम यहां पर आप देखिए 2.22 लाख शिक्षकों की कमी वाले स्कूल जो हैं लगभग 56%, यानी आधे से अधिक। और गांव में शिक्षकों की कमी वाले जो स्कूल हैं 89%। यह आंकड़ा वाकई बहुत चौंकाने वाला है। 100 में सिर्फ 11 कम, 89%। यह गांव के स्कूलों का हाल है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए। शशांक, बद इंतजामी का यह आलम क्या कहता है? आपने अभ्यर्थियों से भी बात की और हमने वो बयान भी दर्शकों को सुनवाया जिसमें तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। जी बिल्कुल, देखिए अव्यवस्था है। जो अभ्यर्थी दूसरे राज्यों और बिहार के दूसरे जिलों से पटना पहुंच रहे हैं उन लोगों को होटलों में कमरा नहीं मिल रहा है। कमरों का किराया बहुत बढ़ा दिया गया है। जो ऑटो वाले हैं, जो बस वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं। मैं पटना रेलवे स्टेशन पे हूँ। आज पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। पहले पाली की परीक्षा देने के बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पटना जंक्शन पर आ गए हैं, रात यहीं गुजारेंगे। हम खुद उन लोग से बात करेंगे। पहले देखिए भारी संख्या में अभी दोपहर के टाइम में यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम इनसे बात करेंगे आज के पेपर के बारे में भी और क्या दिक्कत हो रही है। ये बताइए, आप लोग परीक्षा देने आए हुए हैं, पहली पाली की परीक्षा दी, क्वेश्चन पेपर कैसा? पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि बीपीएससी को ये सोचना चाहिए कि मैं प्राइमरी टीचर का रिक्रूटमेंट ले रहा हूँ और पेपर का स्तर जो है वो पीसीएस यूपीएससी का है। और सबसे बड़ी बात पेपर कठिन है। ये बताइए, अव्यवस्था है, आप लोग स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। हम लोग का सेंटर आ रहा था, वहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सारे होटल पहले से ही फुल थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत। और बारिश के मौसम में सर, अच्छा, होटल में भी कमरों का किराया बढ़ गया है। यह सर मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, जैसे कि 1000 रुपये के जगह पे 1500 रुपया लिया जा रहा है। तो मतलब कि देख रहे हैं कि स्टूडेंट सब मजबूरी में है तो लेंगे ही, रहेंगे ही। आपको लगता है कि सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी? दूसरे राज्यों से भी अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं। सरकार को बैठने का ना व्यवस्था, बैठने तक का व्यवस्था नहीं दिया है। शशांक, सोने का और रहने का तो व्यवस्था छोड़ दी। सेंटर पे गए तो सेंटर पे जी जी शशांक, की छात्रों को जरा एक बयान याद दिलवा दीजिए, उसके बाद उनसे बात करिएगा। तेजस्वी यादव का वो बयान हर किसी को याद है, जब इन्होंने कहा था इन अभ्यर्थियों के लिए कि वो जब परीक्षा देने आएंगे तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, माकूल व्यवस्था की जाएगी, बस का किराया दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था होगी। और अब तो उप मुख्यमंत्री है वो। व्यवस्था की गई है लेकिन व्यापक व्यवस्था नहीं है। देखिए, तो जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी थी तो तेजस्वी वादा किए थे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है हम बहाली के लिए निकालेंगे और जो परीक्षा होगी उसमें व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन व्यवस्था तो ठीक नहीं है। नहीं हुई सर। बैठने के लिए और ना रूम मिल रहे हैं सर डॉर्मेट्री का भी रेट डबल हो गया था। डबल हो गया और किराए से भी कहीं रहने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। तेजस्वी का बयान याद है आप लोग को? हाँ सर, बोले थे कि 10 लाख जॉब देंगे, फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख जॉब देंगे। व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सर एकदम नहीं है। डॉर्मेट्री लेने गए 300 का 600 और रूम का 2500 से 3000 ले रहा है। बताओ सर, ये कोई बात होती है? हम लोग यूपी से आए हैं। यूपी में कहाँ से आए? बनारस से सर हम लोग आए। अच्छा, ये बताइए एग्जाम में तो क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, क्योंकि बीपीएससी वाले सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया तो क्या हम पूछेंगे। इसलिए जो कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था इतना है कि सेंटर पर गए तो ना तो बैग रखने का व्यवस्था था, ना मोबाइल रखने की व्यवस्था था, वहाँ पानी व्यवस्था था, तो वहाँ पर बोला गया है। एक सीनियर भी दिख रहे हैं, ये बताइए एक्चुअल परेशानी क्या क्या हो रही है? परेशानी तो वहाँ सर बहुत हो रहा था कि नहीं वहाँ पर पानी का व्यवस्था है, नहीं वहाँ पर बैठने का, रात गुजार रहे हैं, बैठ के गुजार रहे हैं, किसी तरह भोजन भी अभी नहीं हम लोग किए हैं। आज रात गुजरेगी पटना जंक्शन पे? जी, पटना जंक्शन पर ही मतलब गुजरेगी। होटल में रूम नहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। कुल 2500-3000 रुपया तक मतलब मांगा जा रहा है वहाँ आरा के होटल में। 870 सेंटर बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा सेंटर पटना में बनाए गए हैं 40। यहाँ से जब आप लोग सेंटर पे जा रहे हैं तो ऑटो वाले, बस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। जी, मनमाना किराया, डबल चार्ज मतलब हम वसूला जा रहा है, डबल चार्ज हम लोग के मतलब। क्या कीमत दिए जाने का? पटना जंक्शन से सेंटर तक में कितना पैसा देना पड़ा सवारी के लिए? जहाँ 20 रुपया लग रहा था वहाँ 60 से 70 रुपया वसूला जा रहा है। 20 रुपया की जगह पर 60 से 70, 3 रुपया वसूल रहे हैं बस वाले। ये सब बस वाला ज्यादा पैसा ले रहे हैं। देखिए, ये स्थिति है। इन लोगों को होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, किराया बढ़ा दिया गया है। पटना जंक्शन उतर कर सेंटरों पे जा रहे हैं। पटना में सबसे ज्यादा 40 सेंटर हैं।
तो ऑटो वाले, बस वाले जितना किराया है उससे ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। बिल्कुल शशांक, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को ये बातें सुननी चाहिए। एबीपी न्यूज के माध्यम से भी उन तक अगर ये बात पहुंच जाए तो उन्हें अपने पुराने बयान को याद करना चाहिए और तुरंत इन अभ्यर्थियों के लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो खुद को जनता का सेवक कहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो अब जरा आप देखिए। यूपी के नेताओं पर लगता है कि नवाबी रंग चढ़ गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह पर उठे सवाल, ट्रेन पकड़ने के लिए रैंप पर चढ़ा दी कार, स्टेशन के एस्केलेटर तक पहुंचा दी उन्होंने अपनी कार। और उधर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की फोटो भी वायरल है, कार्यकर्ता से पैर दबवाते हुए उनकी तस्वीर ये देखिए, और आरती भी उतरवा रहे हैं। ये तो हाल है, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं। एक मंत्री महोदय ट्रेन पकड़ने के लिए रैंप तक कार पहुंचा देते हैं। सोचिए एक आम व्यक्ति ऐसा करे तो क्या होगा। ये आखिर कौन सा वीआईपी कल्चर। और ये देखिए आपके सामने जो तमाम तस्वीरें हैं, लगता है कि यूपी में नेताजी खुद को जनप्रतिनिधि ना समझकर नवाब समझने लगे हैं। और इसकी बानगी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का बताया जाता है। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में मंत्री महोदय धर्मपाल सिंह रेलवे स्टेशन के रैंप पर ही कार चढ़ा देते हैं। रेलवे स्टेशन पर लगे एस्केलेटर तक मंत्री जी कार पहुंचा देते हैं, जिसके बाद अब धर्मपाल सिंह सवालों के घेरे में हैं। और दूसरी तस्वीर यूपी के ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिनका एक कार्यकर्ता पैर दबाता हुआ नजर आता है। यह फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इससे पहले भी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की आरती उतारते हुए कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हो चुका है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। संजय, लगता है हनक कुछ इस कदर सवार है इन मंत्रियों पर, इन नेताओं पर, कि ये कुछ भी सिस्टम को समझने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करेगी सरकार, योगी सरकार? देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं और देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के पक्ष में रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं वो इस रसूख से, इस भौकाल से निकलने को तैयार नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से अपने रसूख की गवाही दिया करके मंत्री धर्मपाल सिंह ने यहाँ पर, मैं चारबाग के उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मंत्री की गाड़ी गई। तो देखिए यहाँ तक गाड़ी अलाउ है, कोई व्यक्ति अगर स्टेशन पर आना चाहता है तो अपनी कार से यहाँ तक आ सकता है। अब उसके बाद मैं सीढ़ियाँ गिनाता हूँ आपको, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 सीढ़ी। 8 सीढ़ियाँ चढ़नी थी मंत्री जी को इस जगह से जहाँ पर आकर के गाड़ी रुकती है, लेकिन मंत्री जी को ये नागवार गुजरा और उन्होंने क्या किया, वो इस रैंप से गए जो रैंप विकलांगों के लिए है, जो रैंप यात्रियों की सुविधाओं के लिए है, उस रैंप पर अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ से गए। और देखिए ये रास्ता आपने उस वीडियो में देखा होगा, यही वो रास्ता है, यही वो रैंप है जिससे यात्री गुजरते हैं, जिनके पास लगेज होते हैं या वो दिव्यांग होते हैं, उन यात्रियों के गुजरने का रास्ता है। लेकिन मंत्री जी ने अपनी गाड़ी ला करके और सीधे यहाँ पर रोकी है और यहाँ से एस्केलेटर है जिससे ऊपर वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। कल जब ये घटना हुई उनको बरेली जाना था और बरेली जाने की जल्दी में उन्होंने अपनी गाड़ी को उस रैंप पर चढ़ा दिया जिस पर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है जब तक रेलवे उसको अनुमति नहीं देता है। हर यात्री, कई लोगों से हमने यहाँ पर बात भी की, कई प्रत्यक्षदर्शी भी हमको मिले इस घटना के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नियम कानून सबके लिए समान है, यहाँ पर गाड़ी नहीं लाई जा सकती है, अगर कोई लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन मंत्री जी अपनी गाड़ी पूरी धौंस के साथ, पूरी हनक के साथ इस रैंप पर लेकर के आए और पूरा एक्सीलरेटर के पास। तो ये क्या ताकत का नशा है, ये जो हनक है। सवाल ये कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी अगर ये कानून को इस तरीके से ठेंगा दिखा रहे हैं, सिस्टम को बौना समझ रहे हैं। शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए आपका, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही, कुल्लू में कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई है, मंडी में सैलाब में कई पुल बह गए हैं, 3 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें बंद हैं। हिमाचल में भारी बारिश से एक बार फिर से तबाही का मंजर। हिमाचल में आसमानी आफत का कहर किस कदर देखने को मिल रहा है वो भी जरा आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें जो आपके सामने हैं। कुल्लू में कई बिल्डिंग सेकेंडों में जमींदोज हो गई। गनीमत यह रही कि खतरे को भांपते हुए इन्हें पहले ही खाली करवा लिया गया था। और दूसरी तस्वीर मंडी की है, यहां के जोगिंदर नगर में एक पुल सैलाब की भेंट चढ़ गया।
तीसरी तस्वीर भी जरा देखिए कांगड़ा की। यहां भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। और आपके सामने जो चौथी तस्वीर है वो है शिमला की, जहां बारिश के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पानी भर चुका है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह देख रहे हैं आप कुल्लू की तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे अचानक से कई मकान जमींदोज हो जाते हैं। ताश के पत्तों की तरह यह मकान ढह गया। यह देखिए तस्वीर आपके सामने है। वाकई में बहुत ही भयावह हालात हैं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। इन तमाम घरों में सैकड़ों लोग रहते होंगे, सोचिए जरा उनके बारे में। वो तो गनीमत यह है कि पहले वहां से लोगों को हटा लिया गया था। साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे चीख पुकार की आवाज। और ये मकान जब गिरा उसके बाद जो वहां पर धूल उड़ी है, तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। आसमानी आफत की वजह से हर तरफ खौफनाक भयावह मंजर नजर आ रहा है। महज कुछ सेकेंड में यह मकान जमींदोज हो गया। यह तस्वीर आपके सामने है। 26 सेकेंड का लगभग वक्त लगा। 7 मंजिला जो ये इमारत थी देखते ही देखते ढह गई, जमीन पर आ गई। हिमाचल प्रदेश में जो ये पहाड़ तोड़ मुसीबत देखने को मिल रही है, उसी से जुड़ी कुछ जानकारियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नेशनल हाईवे 3 बंद पड़े हैं इसकी वजह से। सड़कें लगभग 709 सड़कें हैं जो बंद हो गई हैं, और ट्रांसफार्मर्स भी 2897 यानी लगभग 3000 आप मान लीजिए जो कि ठप पड़े हुए हैं। इस वजह से बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। हिमाचल में जो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। और 24 जून से अब तक की अगर मैं बात करूं, 361 लोगों की जान जा चुकी है। तबाह जो घर हुए हैं उनकी संख्या 2237। 9000 से ज्यादा घरों को नुकसान भी पहुंचा है और 342 लोग घायल हुए, जबकि 41 लोगों के बारे में कोई अता पता नहीं। और नुकसान जो हुआ है, करोड़ों का नुकसान, गौशालाओं का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है। तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। 8291 करोड़ की संपत्ति का नुकसान अब तक हो चुका है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए अभी। सचिन, अभी क्या हालात है, अभी क्या स्थिति है और अपडेट क्या आपके पास? जी अखिलेश, देखिए ये हिमाचल में इस मॉनसून सीजन में ये थर्ड स्पेल है। हम इसको तबाही का जो है थर्ड स्पेल कह सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले मंडी और कुल्लू में हुआ था, उसके बाद दूसरा स्पेल आया जिसमें शिमला में भी तबाही हुई, मंडी में भी। अब ये थर्ड स्पेल है तबाही का जो है हिमाचल में। हालांकि आज जो मौसम था शिमला में, अधिकांश जो है हिमाचल में आज बारिश जो है ज़्यादा नहीं हुई है, पर अलर्ट है 25 तारीख तक का, 25 अगस्त तक का मौसम विभाग की तरफ से। और उसके बाद क्योंकि जो बारिश पिछले टाइम में हुई है, पिछले समय में जो इतनी भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से पहाड़ दरकते हैं। जब मौसम साफ हो जाता है, जब बारिश जो है बंद हो जाती है, धूप खिलती है, तब पहाड़ियाँ जो हैं ज़्यादा दरकती हैं भारी बारिश के बाद। तो वो खतरा जो है अब हिमाचल में लगातार बना हुआ है लैंडस्लाइड्स का। जिस तरह से हमने कुल्लू में देखा, आनी में आज जिस तरीके से वो लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें तकरीबन 8 घर जो हैं वो जद में आ गए हैं। और बारिश जो है अब अलर्ट जो है वो 25 तारीख तक का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से हालांकि एहतियात जो है बरते जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पर हिमाचल ने इस बार जो तबाही देखी है वो पिछले कई सालों में ये तबाही जो है नहीं देखी है। और इसमें जो है मैन मेड और नेचुरल ये दोनों जब जुड़ जाते हैं, क्योंकि कुदरत बेशक बारिश ज़्यादा हो रही है, पर उसके अलावा जो आदमी ने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, वो जो है उस तबाही को जो है वो बढ़ा देती है। जो नुकसान असल में इस मौसम की वजह से होना था, कुदरत के साथ छेड़छाड़ जो है वो इसको बढ़ा देती है। वो हमने जगह जगह देखा है, कहाँ कहाँ रोड जो है, सड़कें जो हैं वो धंसी हैं। सड़कों के साथ जहाँ नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, उनके साथ के जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जो है पहाड़ियां जो दरकी हैं वो शरेआम जो है। आप सही कह रहे हैं सचिन कि इंसान जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसकी बड़ी कीमत भी अब हम लोग चुका रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से लोग त्राहिमाम हैं। इस प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसे लेकर राज्य आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा आप। 24 घंटों में
हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला की बात करें तो एक तरह का रिकॉर्ड जो है बारिश जो है 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान शिमला शहर में हुआ है। बल्दिया में हमारे 2 लोग जो हैं वो दब के उसके मकान के नीचे दब के मर गए। उसी तरह का नुकसान जो है मंडी ज़िले से भी और कुल्लू ज़िले से भी रिपोर्ट हुआ है। अब तक पूरे प्रदेश में जब से बरसात शुरू हुई है 361 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अब सवाल तो यह है, इस तरह की स्थितियां कब तक रहेंगी, कब तक वहां लोग इस तरह से परेशान रहेंगे? मौसम विभाग वगैरह से कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि 25 तारीख तक का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है हिमाचल प्रदेश में। तो बारिश की जो है संभावना जो है वो लगातार है। इस तरीके से हिमाचल जो है प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड पे है। किसी भी तरह की जो सिचुएशन अगर तैयार होती है उससे डील करने के लिए 25 तारीख तक का अलर्ट है। पर साथ ही साथ अगर मौसम साफ भी होता है तब भी हम बता रहे हैं कि मौसम अगर साफ होता है, अगर धूप लगती है तब भी जो लैंडस्लाइड्स हैं उनका खतरा जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये होता ये है कि पहाड़ में जब बारिश के बाद जो है, क्योंकि पहाड़ियों पे बारिश होती है और उसके बाद जो जमीन जो है, लेकिन सचिन एक सवाल है, सुनिए, एक सवाल ये है कि ये हम तीसरी बार ऐसा देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो इस तरीके के हालात बने हुए हैं, पहाड़ दरकते हुए और तमाम तरह की जो तबाही की तस्वीरें हैं। क्या प्रशासन या सरकार अलर्ट मोड पर है? क्या पहले से कोई व्यवस्था की जा रही है ताकि आपदा की जो भयावहता है उसे कम कर सकें? जी अखिलेश, देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। प्रशासन, हम पिछले सालों की भी बात करें तो हमेशा हिमाचल में ये बात होती है कि हम वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उन स्पॉट्स को पहचानेंगे जहां लैंडस्लाइड होने का खतरा जो है बना रहता है। पिछली सरकारों में भी ये बातें होती थी कि उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हो सकते हैं। सरकार आइडेंटिफाई भी करती है पर उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या कदम लिए जाते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अलावा क्योंकि जब बरसात इतनी ज़्यादा होती है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो और भी जगहें जो हैं वो असल में जो हैं वल्नरेबल हो जाती हैं जहां लैंडस्लाइड जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो नए नए स्पॉट्स जो हैं वो तैयार होते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे लैंडस्लाइड्स हमने देखा है जहां कोई सोच नहीं सकता है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। पूरी की पूरी पहाड़ी जो है वो दरक के जो है वो नीचे आ जाती है। ऐसे ऐसे स्पॉट्स हमने देखे हैं। तो चैलेंज है, प्रशासन जो है, प्रशासन की तरफ से एहतियात ज़रूर बरते जाते हैं, जो है कोशिश की जाती है इसको मिनिमाइज करने की, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है। पर साइंटिफिक तरीका जो है इसको लेकर क्या अडॉप्ट किया जाना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो बाकी देश हैं, जिन देशों में कोई इस तरीके की बारिश होती है, पहाड़ियां हैं जहां दरकने का खतरा रहता है, वो कौन सा मॉडल जो है अडॉप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है इस लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को कम करने के लिए। क्योंकि साइंटिफिक तरीके जो हैं वो इजाद करने पड़ेंगे इस चीज को चेक करने के लिए, पहाड़ियों की मैपिंग करनी पड़ेगी। दरअसल दिक्कत यह है ना सचिन कि हमारे यहाँ जो फितरत है, जो प्रशासन में बैठे लोगों की सोच है, सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने वाली है। पहले से कोई मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किया जाता, यह बड़ा सवाल है, ताकि इस तरह की विभीषिकाओं को कम कर सकें। और वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, चांद पर रोवर प्रज्ञान की चहलकदमी जारी है और करीब 18 घंटे से चांद पर प्रज्ञान चांद की तस्वीरें ले रहा है। प्रज्ञान लैंडर विक्रम को तस्वीरें भेज रहा है। प्रज्ञान इसरो ने जारी की है चांद की तस्वीरें, जो तस्वीरें प्रज्ञान की तरफ से भेजी गई हैं। ये देखिए आपके सामने वो तस्वीर। और अनुसंधान जो आने वाले दिनों में होगा चांद को लेकर, उसमें इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। और चांद पर प्रज्ञान की एबीसीडी आपको बता दें, यानी पूरी कहानी जरा आप समझ लीजिए। चांद पर प्रज्ञान की पूरी एबीसीडी, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। कितना वक्त बीता, 18 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है वहां पर। चांद की तस्वीरें इस वक्त ले रहा है प्रज्ञान, तमाम जानकारियां जुटा रहा है। लैंडर विक्रम को वो तस्वीरें भेजी जा रही हैं ताकि वो जो तस्वीरें हैं इसरो तक पहुंच सके, इसरो के वैज्ञानिकों तक वो तस्वीरें पहुंच रही हैं। साउथ पोल पर पानी की खोज सबसे जरूरी, इसके बारे में जानकारी जुटाना है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए बेंगलुरु से। श्रीनिवास, आज क्या अपडेट है, क्या जानकारी आज आपको और मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, कल एक बार लैंडर की लैंडिंग के बाद आखिरकार प्रज्ञान रोवर
विक्रम से बाहर आया और उसके बाद ये भी खबर आई कि प्रज्ञान जो है, रोवर जो है हमारा, वो लैंडर के पास अब इंफॉर्मेशन भेजने लगा है और लैंडर के थ्रू वो नीचे तक, यानी कि जहां पे मैं अभी मौजूद हूं, इस गेट के ठीक पीछे ये इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर है और यहाँ पे वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो विक्रम की तरफ से आने लगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आखिर वो बेसिक कौन सी चीज़ें थी जो हमें दिखाना था दुनिया को। सबसे पहले ये दिखाना था कि हम चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया। अगली चीज़ हमें ये बताना था कि हमारा रोवर जो है वो चांद की सतह पर घूम सकता है और हमारा रोवर लगातार घूम रहा है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी कि हम वहाँ की इन सीटू स्टडी करेंगे। इन सीटू मतलब चांद की सतह, और चांद की सतह के नीचे वैसी कौन सी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बाद ये बताया था कि जब हम इन सीटू परीक्षण करेंगे उस दौरान एक पेलोड लगा है हमारे रोवर में, जिससे कि एक लेज़र की रे निकलेगी, वो चांद के सतह के अंदर जाएगी और वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगा कि आखिर उसके अंदर कौन सी, किस तरह की चट्टानें हैं, किस तरह के खनिज हैं, किस तरह का मिनरल है, वहाँ की मिनरलोजी क्या है, वहाँ की रॉक कैसे हैं। तो उसके अलावा वहाँ के सिस्मिक स्टडीज को भी अध्ययन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी तक ऑल सेट, ऑल गुड, ऑल इज गोइंग इन द सेम वे जैसा हमने सोचा था। अखिलेश, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, अच्छी खबर आपने दी है। श्रीनिवास, सवाल यह है कि ये तमाम जो जानकारियां वहां से जुटाई जा रही हैं, उसका हासिल जो होगा उसका पूरी दुनिया को फायदा होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण श्रीनिवास ये है पानी की खोज, क्योंकि उसी से जो हमारी कल्पनाओं में हमेशा चीज रही है कि चांद पर इंसानों की बस्ती बसेगी क्या, उस तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अखिलेश, ये तमाम चीजें अभी वक्त के गर्भ में है, लेकिन उस गर्भ से जानकारी निकालने के लिए हमारा लैंडर रोवर को लेकर पहुंच चुका है। और ये पहले भी इसकी एक कह सकते हैं एक छोटी सी झलक हमें इसकी पहले भी मिल गई थी और हमने ये दुनिया को, हिंदुस्तान ने बताया था कि हाँ वहाँ के सतह पर पानी है। वो भी तब जब हमारा चंद्रयान 1 मून मिशन जब गया था और उसका लक्ष्य था चांद की कक्षा में पहुंचना, लेकिन वहां से जो तस्वीरें उसने भेजी थी उस वक्त ही ये जाहिर हुआ था कि शायद चंद्रमा पे पानी होने की संभावना है। तो उस वक्त तो हम कक्षा में ही थे और उसके बाद जब चंद्रयान मून मिशन 2 गया तो हमारा लैंडर तो लैंड नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर वहां भी लगातार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप वहां पर डटे रहें, जैसे ही कुछ और जानकारी आती है, कोई नई जानकारी होगी, वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय त्रिपाठी, सचिन और हमारे साथ शशांक पटना से जुड़े हुए थे, शुक्रिया आपका।